पहला क्वेश्चन ये है आपका कि मान लीजिए अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट, टी स्क्वायर प्लस 3 अल्फा की वैल्यू है। भाई साहब टाइम के साथ एंगुलर एक्सेलरेशन बदल रहा है, बदल सकता है, उससे कोई मना कर रहा है क्या? नहीं। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पे जिस भी पहिए पे वो एक्ट कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है। अब एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताइए उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होने वाली है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी होने वाली है। तो भैया इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करें? कोई भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस तब वैलिड हैं जब अल्फा इज अ कांस्टेंट, बट यहां पर अल्फा इज अ वेरिएबल, यहां पर अल्फा इज डिपेंडेंट, यहां पर अल्फा इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, सो वी हैव टू यूज द कैलकुलस। अब कैलकुलस का रूल है थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा डिफरेंशिएट करने पे अल्फा, इंटीग्रेशन खेलेंगे तो वापस। ठीक है, तो अब देखिए आपको अल्फा दे रखा है और ओमेगा पूछा है। देखिए अल्फा दे रखा है और ओमेगा पूछा है, तो बात इंटीग्रेशन की होगी ना कि डिफरेंशिएशन। तो ये अब अल्फा की वैल्यू होती है डी ओमेगा बाई डी टी, और ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 3, यहां से डी ओमेगा आया बच्चों टी स्क्वायर प्लस 3 डी टी। नॉर्मल इंटीग्रेशन करिए अब आप। ओके, वेरिएबल बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 जब टाइम 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूछी है जब टाइम 2 सेकेंड है। परफेक्ट है। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, ओमेगा इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से ओमेगा तक, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, और 3 का इंटीग्रेशन 3t, टाइम इंटरवल 0 से 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, 2 क्यूब बाय 3 प्लस 3 इंटू 2 -0 रेडियन पर सेकेंड इज योर आंसर। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन बच्चों, काफ़ी आसान सवाल था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। राइट बच्चों, प्लीज नोट करिए आप लोग। चलिए, तो ये था बेसिक रोटेशनल काइनेमैटिक्स की बातें। अब कुछ और नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थोड़ा ओमेगा की डिटेल देखते हैं आगे क्या हो सकती है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही बढ़िया चीज है। अब जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा सीखा था, वो तो खैर एक तरीके से अपने आप में इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। v इज इक्वल टू जो ओमेगा क्रॉस आर था, हाँ वो सही है काफी हद तक। तो सुनिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट ओमेगा ऑफ द रॉड। अगर किसी चीज को हम कोई वेलोसिटी दे रखी है किसी पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी, तो कोई चीज कितनी वेलोसिटी से घूमने वाली है। ओके, चलिए वो देखते हैं, और फिर हम कुछ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बातें भी सीखेंगे। तो दिस इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए एक रॉड है, इस पॉइंट पे यहां पर माउंटेड, इस नेल पे माउंटेड है, इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। इस ए पॉइंट की वेलोसिटी आपने समहाउ ए पॉइंट को ऐसे हिट किया, उंगली से ऐसे खटाक 20 मीटर पर सेकंड से खटाक किया तो रॉड घूम जाएगा। अरे भैया घूमेगा तो घूमने की कुछ वेलोसिटी होगी ना, एंगुलर वेलोसिटी, वही पूछ रहे हैं कितनी है बता दो। तो देखिए याद से देखिए, ध्यान से देखिए यहां पर आप जरा। अगर हम मान लेते हैं कि इस तरह से कर्वीलिनियर मोशन होता है इस रॉड का, ठीक है, इस रॉड पे एक पॉइंट का, तो वेलोसिटी के देखिए 2 कंपोनेंट होने वाले हैं यहां पर, एक ये कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, चलिए अब मुद्दा ये है कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। ठीक है, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक वो जो रेडियस वेक्टर के पैरेलल है, जो इसी एक्सिस से अगर उसको खींचे तो पास कर रहा है, और एक जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो है v sin 30 डिग्री, जो कि है यहां पर 20 sin 30 1/2, जो कि है यहां पर 10। अब आप कहेंगे सर v इक्वल टू आर ओमेगा तो फॉर्मूला होता है ना, तो भैया v इज इक्वल टू आर ओमेगा अपने आप में बढ़िया फॉर्मूला नहीं है। अब ओमेगा का फॉर्मूला v बाय आर होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वेलोसिटी कौन सी ली जाएगी यहां पर? ये रॉड जो घूमेगा उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। आप भी जानते हैं कि रॉड को ऐसे ऐसे हिट करेंगे तो घूमेगा ही घूमेगा, है ना। अब जैसे यहां पर मैंने अपने मार्कर को ऐसे हिंच करके ऐसे हिट किया तो घूम ही गया, तो वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, उसका फॉर्मूला v बाय आर है। वेलोसिटी कौन सी ली जाए? 20, पैरेलल कंपोनेंट जो कि v cos थीटा है, 20 cos 30 डिग्री है, या फिर वो लिया जाए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो याद रखिए ओमेगा इज v बाय आर फॉर्मूला एक तरीके से इनकम्प्लीट था, लेकिन यहां पर वेलोसिटी अगर आप लेते हैं वो कंपोनेंट वेलोसिटी का
जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, वैसे भी आप देखिए v था आपका वेक्टर ओमेगा, चलिए छोड़िए, क्रॉस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करें, हम सिंपल सीख चुके हैं तो सिंपल ही करते हैं, राइट। तो देखिए ये हो गया आपका v परपेंडिकुलर, तो वो कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला क्या है 10 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये भी 10, ठीक है, r वेक्टर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 10, तो इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, सीधे सीधे 1 रेडियन पर सेकेंड आया। तो मैंने काफ़ी आसान तरीके से आपको सिखाया ये ओमेगा निकालने का तरीका। अच्छा चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। एक ही पर्सन की दो एंगुलर वेलोसिटीज भी हो सकती हैं अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से, अलग अलग पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन था, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट भाग गया कुछ समय में, ठीक है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस कितनी है। सर्कमफ्रेंस पे मान लीजिए एंगल कवर हुआ थीटा, तो ये एंगल थीटा अपॉन जो भी उसको कवर करने में टाइम लगा। अच्छा, अगर आपको पता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पर डबल एंगल कवर हुआ, तो ये जो पर्सन है इसकी एंगुलर वेलोसिटी सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट के हिसाब से तो ओमेगा सी है या ओमेगा है। लेकिन अगर यही आप देखें तो वो पर्सन सेंटर पे एंगल उतने ही समय में 2 थीटा कवर कर रहा है, तो अगर आप ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वेलोसिटी डबल है, राइट। तो पर्सन ए से बी गया है, अगर आप ये देखते हैं कि सी पॉइंट के हिसाब से उसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो सेंटर पे उसने उतने ही समय में एंगल डबल कवर किया है, डबल सबटेंड किया है, तो एंगुलर वेलोसिटी फिर 2 टाइम्स ओमेगा होगी। चलिए ये देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। मान लीजिए एक पार्टिकल v1 वेलोसिटी से जा रहा है और एक पार्टिकल v2 से जा रहा है, और इनको घूमने में टाइम पीरियड लग रहा है t1 और t2। अब आपसे कह रहे हैं बताइए पार्टिकल 2 की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी रिलेटिव टू पार्टिकल 1। पार्टिकल 2 की एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव टू पार्टिकल 1, तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का तो वही फॉर्मूला रहेगा, पार्टिकल 2 की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 इज पार्टिकल 2 की एंगुलर वेलोसिटी माइनस पार्टिकल 1 की एंगुलर वेलोसिटी, यही फॉर्मूला होता है, VAB इज VA माइनस VB। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला कंप्लीट सर्कल के टाइम पे हम जानते हैं, वो है 2 पाई बाय t1, और ये है 2 पाई बाय t2। t2 टाइम लग रहा है पार्टिकल 2 को सर्कल बनाने में, t1 टाइम लग रहा है पार्टिकल 1 को सर्कल कवर अप करने में। चलिए इसको हम 2 पाई बाय कैपिटल T के इक्वल रख देते हैं और कुछ गायब कर देते हैं, गायब हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से 1/t आया, t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, यहाँ से कैपिटल T आया t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2 डेफिनेटली, ठीक है, यस इट इज। तो मुद्दा क्या है, अब ये t क्या है, t क्या है, ये है टाइम टेकन बाय पार्टिकल 2 टू कंप्लीट द सर्कल relative to particle 1, time taken by particle 2 to complete the जो भी सर्कल relative to particle 1। देखिए आप जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे, वैसे ही रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। पार्टिकल 2 के एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगी, पार्टिकल 2 के एंगुलर वेलोसिटी माइनस पार्टिकल 1 की एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको पता है कि फॉर्मूला 2 पाई बाय t था, तो वो पुट कर दीजिए, राइट बच्चों, नोट करिए प्लीज। अब देखिए ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये इसका हेडिंग है जबरदस्त कॉन्सेप्ट। जबरदस्त कॉन्सेप्ट, यहां पर आप प्रोजेक्टाइल मोशन और एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन का मिश्रण देखने जा रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन और एंगुलर वेलोसिटी और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ये सब कहानी आप सीखने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए 2 प्रोजेक्टाइल फेंके जाए और एक प्रोजेक्टाइल की एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो कितना खतरनाक हिसाब होगा। तो याद रखिए यहां पर जैसे कि एक रॉड है PQ, समझाता हूं मैं आपको, और इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे v1 है θ1 एंगल पे, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे v2 है θ2 एंगल पे, ठीक है। आपसे पूछना है कि एंगुलर वेलोसिटी P पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू Q क्या होगी, तो समझिए एक बात याद रखिए कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q होता है
relative velocity of p with respect to q, p with respect to q का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जो भी उनके बीच में डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, जो भी उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब मैं आपको समझाता हूं, बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है तो मैं आपको समझाता हूं। आपको बोला गया एंगुलर वेलोसिटी p विद रिस्पेक्ट टू q, तो आपको पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q निकालनी पड़ेगी। p विद रिस्पेक्ट टू q, तो q को रेस्ट पे लाना पड़ता है, रूल यही कहता है v2 sin थीटा 2, ये हो गया आपका v2 cos थीटा 2। तो q को आप रेस्ट पे ले आइए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q करना है तो आपको q को रेस्ट पे लाना है। देखिए ये p की अपनी वेलोसिटीज है, v1 cos थीटा 1 और v1 sin थीटा 1। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। q को रेस्ट पे लाइए तो कैसे लाएंगे, इसके ऑपोजिट एक वेलोसिटी लगाइए सेम v2 cos थीटा 2, x कंपोनेंट गायब हो गया इसका, जो इसके साथ करना होता है वो इसके साथ भी करना होता है। तो इसकी वेलोसिटी अब हॉरिजॉन्टल v2 cos थीटा 2 कर दीजिए। कर क्या रहा हूं मैं, p की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहा हूं q के रिस्पेक्ट में। तो रिस्पेक्ट टू q का मतलब है आपको q को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। q को रेस्ट पे लाने के लिए जो जो आपको q के साथ करना पड़ेगा वही चीज आपको p के साथ भी करनी पड़ती है। ओके, तो देखिए अब यहां पर अब क्या होने वाला है आगे। हाँ, अब देखिए इधर कहानी अब ये है कि अगर ये v2 sin थीटा 2 है, ठीक है, तो आप इसके ऑपोजिट एक v2 sin थीटा 2 लगा दीजिए, तो अब ये q रेस्ट पे आ गया क्योंकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब गायब हो गए। यहां पर फिर से देखिए जो इसके साथ किया वो इसके साथ भी करना पड़ेगा, v2 sin थीटा 2। राइट बच्चों, आई होप क्लियर हुआ आपको। अब सुनिए, अब आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भूल जाइए क्योंकि आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q चाहिए, जो कि ये है। उसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं ना, p और q को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, p और q को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी आ रही है वो लेनी है, रिलेटिव वो भी। तो वो क्या आ रही है, v1 sin थीटा 1 ऊपर को माइनस नीचे को है v2 sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय r। ये आपकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q हो गया। सेम मैग्नीट्यूड आएगा q विद रिस्पेक्ट टू p का भी। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल में भी बन सकता है कि आपने कुछ कुछ दूरी से दो प्रोजेक्टाइल फेंके, कुछ कुछ दूरी से दो प्रोजेक्टाइल फेंके। ठीक है, अब आप उनके बीच की दूरी आपको गिवन है, तो अब आप उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए या उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल दीजिए। कौन सा कंपोनेंट, जो लाइन जॉइनिंग दी पार्टिकल्स है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटीज हैं वो रिलेटिव चाहिए आपको, उसका कंपोनेंट चाहिए। राइट, ठीक है, तो अब समझिए क्या है, फिर से समझ लेते हैं एक बार शॉर्टली। हमने वेलोसिटीज को रिजॉल्व किया। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, अगर आपको और चीजों को सिंपल करना है तो वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज जो रॉड के अलोंग है उन्हें गोली मार दीजिए। दो वेलोसिटीज रह गई, ये वाली दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनका रिलेटिव निकाल दीजिए। दिस एक ये वाली में से ये वाली माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का डिफरेंस लेना है आपको। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। अब यहां पर एक रॉड है, रॉड की लेंथ मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक है, रॉड की लेंथ है 10 मीटर और अब आपसे पूछा जा रहा है रॉड की एंगुलर वेलोसिटी बता दीजिए जरा जोश जोश में। तो मैं आपको समझाता हूं कि रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होने वाली है। इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा निकालना है ना, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है और वो जो है जो लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए वो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स के परपेंडिकुलर 6 माइनस 2 रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, लाइन ज्वाइनिंग दी 2 पॉइंट्स के परपेंडिकुलर वाली डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट्स इट। ये आ गया आपका ओमेगा, इट इज सो इजी। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कि अगर एक ऐसा ही एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन कभी रोलिंग वोलिंग में आ जाए। ठीक है, अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें रोटेशन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए कि भैया एक व्हील है, ठीक है, कह रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v2 है, मान लीजिए बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v1 है। नहीं है भैया, नहीं है, जीरो। जरूरी है क्या ग्राउंड पे हो रही हो प्योर रोलिंग? जरूरी है क्या? हो सकता है कि ये नीचे जमीन मूव कर रही हो, ट्रक पे हो रही हो प्योर रोलिंग, चलती गाड़ी पे हो रही हो प्योर रोलिंग। जरूरी तो नहीं है ना कि बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो रेस्ट पे ही हो, है ना। बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे होता है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर प्योर रोलिंग गाड़ी पे हो रही है तो
गाड़ी आगे जा रही है, गाड़ी के अंदर ये कोई चीज प्योर रोल कर रही है, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से तो बॉटम मोस्ट पॉइंट भी मूव कर ही रहा है ना, क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है, राइट। तो समझिए, तो मान लीजिए यहाँ पर v2 ज्यादा है v1 से। अब आपसे कह रहे हैं भाई साहब जरा एंगुलर वेलोसिटी बता दीजिए इसकी v1 और v2 की टर्म्स में। तो क्या है एंगुलर वेलोसिटी? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, इन दोनों पॉइंट्स के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स हैं उनका डिफरेंस ले लीजिए, डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी ले लीजिए, हो गई एंगुलर वेलोसिटी। राइट बच्चों, आई होप आपको समझ आया मैंने क्या बोला। ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं तो क्या होगा। तो देखिए ऑपोजिट डायरेक्शंस में अगर आपसे फिर से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड पूछी जाए तो ये हो जाएगा आपका 10 sin 37, 10 इंटू 3/5। मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, क्योंकि वो नहीं घुमाता रॉड को ऐसे खींचेंगे तो नहीं घूमेगा, ऐसे हिट करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे अलग से और ऐसे अलग से तो भी घूमेगा, या एक ही सेंस में हिट करेंगे तो भी घूमेगा, राइट। ऐसे खींचने से या कंप्रेस करने से नहीं घूमेगा। तो मैं इन दोनों वेलोसिटीज के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। तो ये है आपका 6 sin 30। बस अब ओमेगा बता दीजिए। ओमेगा में जो ऊपर वाले पॉइंट, एक पॉइंट की वेलोसिटी जो है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? अच्छा 6 है, 6 आ गया, माइनस दूसरे वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? 3। लेकिन क्योंकि नीचे के हुए तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी 5 मीटर ले लीजिए, 5 मीटर। दिस इज योर आंसर, रेडियंस पर सेकेंड। ये ओमेगा के बहुत ही बढ़िया सवाल माने जाते हैं बच्चों, राइट। प्लीज नोट करिए बेटा। देखिए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कैसा होता है। तो UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी तो वेरिएबल है, क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदल रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी शानदार तरीके से बदल रही है। लेकिन 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 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सदैव कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बड़ी अजीब सी बात यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वेलोसिटी बदल रही हो और स्पीड ना बदले। यानी हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है, अब मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा तो डायरेक्शन बदल रही है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, स्पीड नहीं बदल रही है, सिर्फ डायरेक्शन बदलने की वजह से हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी बदल रही है। अच्छा, वेलोसिटी अगर बदल रही है तो किसी तरह का एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी बदलने का मतलब ही एक्सेलरेशन है, यानी मोशन एक्सेलरेटेड है। तो इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन एक्सेलरेटेड मोशन? यस, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं भी आए, अगर डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है तो आप क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदल रही है, और अगर वेलोसिटी बदलेगी तो फिर एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। बट ऐसा कौन सा एक्सेलरेशन है जो स्पीड को नहीं बदल रहा है? तो देखते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन के अंदर, और इस एक्सेलरेशन की खासियत यह है कि ये एक्सेलरेशन हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। ठीक है जी। चलिए अब क्या है, एक्सेलरेशन जो है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर को पीटने के लिए सेंटर की तरफ जाइए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए फिर इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और बच्चों एक बात याद रखिए कि क्योंकि यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में जो एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री बन रहा है, तो ऐसा एक्सेलरेशन, देखिए 3 केसेस पॉसिबल हैं। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए तो इस केस में क्या होगा, बॉडी की स्पीड बढ़ेगी। कोई भी एक्सेलरेशन हो, कहीं भी हो। इस केस में तो नहीं है ऐसा, क्योंकि यहां तो cos 90, यहां तो 0 है, राइट। कभी भी हो ऐसा, कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो ऐसे केस में स्पीड घटेगी। और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट
समहाउ जीरो आता है, विच इज इन दिस केस, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में ही आप बदलाव महसूस कर पाएंगे। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन पार्ट तो हम नहीं कर रहे हैं, बट इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर। तो हमने क्या कंक्लूड किया, हमने बोला अगर एक बॉडी एक ही स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसकी स्पीड, क्योंकि मैंने बोला एक ही स्पीड, तो उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और अगर डायरेक्शन को देखेंगे, हर समय डायरेक्शन बदलने की वजह से उसकी वेलोसिटी में हमेशा बदलाव आएगा। अब ऐसा कौन सा एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी को बदल रहा है लेकिन स्पीड को नहीं बदल रहा, तो ऐसे एक्सेलरेशन को प्यार से दुनिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहती है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो याद रखिए कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से पावर डिलीवर्ड, देखिए ए डॉट वी है ना, अब ए सी यहाँ ए सी लिख दिया, चलिए मैंने, या चलिए ए लिख दिया। तो देखिए याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ लिख देते हैं और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। तो आपको पता है अगर हम पावर निकालते हैं एफ डॉट वी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, पावर क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट में मास तो बाहर ही है, एक्चुअली में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ही डॉट प्रोडक्ट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी तरह की पावर डिलीवर नहीं करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के द्वारा वर्क डन भी जीरो होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी भी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बच्चों प्लीज नोट करेंगे आप। चलिए मैं अब कर रहा हूं बच्चों, देखिए एक बहुत बेसिक क्वेश्चन करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे, पहले आया हुआ है और सवाल नकली है, रैदर क्या ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सवाल सिंपल वेक्टर्स का है। तो देखिए आप, मान लीजिए एक पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से, देखिए स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है, से घूम रहा है, एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी उसकी स्पीड v है, वेलोसिटी ऑब्वियसली इधर डायरेक्टेड है, ठीक है, और ये r है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जरा बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट पॉइंट P पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, वेक्टर, एरो पूछा है, वेक्टर फॉर्म में पूछा है। हाँ ये बात सही है कि v²/r होगा, स्पीड का स्क्वायर बाय r होगा, बट वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो i कैप और j कैप में आंसर देना है। कोई बात नहीं, दे देंगे आंसर। तो अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंटर को पीटना है तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, सेंट्रीपिटल, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ना यहाँ पर कंपोनेंट होने वाले हैं, ठीक है, तो एक ये कंपोनेंट होने वाला है, एक ये कंपोनेंट। अच्छा ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट एंगल खेलने पे ये भी थीटा, परफेक्ट है, ये थीटा। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखूँ तो वो क्या है, जाहिर सी बात है वो v²/r है। अब अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखें तो वो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इसका ये वाला कंपोनेंट cos थीटा, तो ये v²/r cos थीटा, और डायरेक्शन इज टुवर्ड्स माइनस आई कैप, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स माइनस आई कैप, प्लस अगेन ये वाला कंपोनेंट sin थीटा, तो v²/r sin थीटा, एंड क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है इसलिए माइनस j कैप डेफिनेटली। बच्चों आई होप आपको समझ आया। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है एक एग्जाम में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कभी कभी हमें थीटा भी देखना पड़ता है, राइट। चलिए बच्चों देखिए, अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद अगर हम बात करें, एक और चीज देख सकते हैं, वी हैव सम एग्जांपल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ही देखते हैं पहले। चलिए सपोज करिए एक सर्कल है, सर्कुलर मोशन में एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर से 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड तो कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो मैंने कब बोला कि वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब आपसे बोल रहे हैं भैया जरा वेलोसिटी में बदलाव बता देना, जरा ए से बी के बीच में वेलोसिटी में कितना बदलाव आएगा, जरा ए से बी के बीच में बता दो, जो बदलाव आएगा उसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल देना। अरे जो बदलाव आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं पूछा है, जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड बता देना। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं पूछा, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आने वाला है, ओके
अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, अरे ऊपर को यूनिट वेक्टर कौन सा है, जे कैप, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है 2, इधर को वेक्टर कौन सा है यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप, क्योंकि अगर आप किसी भी मैग्नीट्यूड को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते तो आप उस चीज को शानदार तरीके से वेक्टर में बदल रहे हैं। अभी चेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो चेंज क्या है, देखिए चेंज है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्या आया जी -2 आई कैप -2 जे कैप, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड खेलिए, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड खेलिए, तो ये आने वाला है रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी 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 रूट में 4 + 4 यानी √8 2√2 मीटर पर सेकेंड। राइट बच्चों, आई होप आपको क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां पर कहानी कि अगर मान लीजिए सवाल ये तो मैंने एक बहुत ही नकली सा सवाल दे दिया। मान लीजिए सवाल आ जाए कि भैया ए पॉइंट से डी पॉइंट ई पॉइंट पे आ गया है, जरा बताइए 60 डिग्री पे आ गया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देने वाला हूं जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी मेहनत करके डिराइव किया था। अभी फिलहाल डेरिवेशन पार्ट को इग्नोर करते हुए, तो देखिए किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर पार्टिकल किसी भी पॉइंट P से किसी भी पॉइंट Q तक जाता है, ऑब्वियसली मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और एंगल थीटा सबटेंड होता है सेंटर पे, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आता है, अरे मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो उसका फॉर्मूला आता है 2v sin ऑफ θ/2। तो अब पिछले क्वेश्चन पे आ जाइए, पिछले क्वेश्चन को चेक तो कर लें फॉर्मूला। तो ऐसे अगर आपसे बोला जाए कि पोजीशन वेक्टर में क्या बदले, देखिए रेडियस तो ये भी आ रहा है, रेडियस ये भी आ रहा है, अगर यहां r1 वेक्टर माने और यहां r2 वेक्टर माने तो इस बात से तो हम सहमत है ना कि r1 का मैग्नीट्यूड और r2 का मैग्नीट्यूड सेम है, भैया सर्कल तो उतना ही बड़ा है ना। तो अगर आपसे बोला जाए पोजीशन वेक्टर में कितना बदलाव आएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2, ठीक है जी। तो अब देखिए, चलिए पिछले क्वेश्चन पे देख तो लें कि लग भी रहा है फॉर्मूला या नहीं। तो देखिए स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड, वहां भी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी का बदलाव बताइए, तो वेलोसिटी का बदलाव है 2 इंटू v कितना है 2 इंटू थीटा है 90 साइन ऑफ 90/2, यानी 4 sin 45 sin 45 1/√2। ओहो, बिल्कुल सही आंसर 2√2 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ही एक्यूरेट आंसर आया है बच्चों, राइट। तो यहां पर हमने बच्चों कुछ बातें सीखी हैं। एक बात ये कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल, डायरेक्शन बदलने की वजह से ऐसा एक शानदार एक्सेलरेशन जो होता है, जो ऐसा काम कर सकता है, उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है और उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, जैसे कि आप एक सर्कुलर टर्न लेते हुए थोड़ा सा स्कूटी को स्लो कर देते हैं और या फिर ब्रेक लगा देते हैं, या कुछ लोग और जानबूझ के तेज कर देते हैं, तो अगर स्पीड भी बदले तो एक और एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तब उस केस में नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में कि साइक्लिस्ट क्यों बेंड होता है, एक लेवल कर्व्ड रोड पे सेफ लिमिट क्या होती है स्पीड की, वाई डू वी बैंक दी कर्व्ड रोड, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम का क्या सीन है, एक कॉनकेव ब्रिज और एक कॉन्वेक्स ब्रिज को अगर गाड़ी क्रॉस करती है तो नॉर्मल रिएक्शन किस केस में ज्यादा होने वाला है। तो और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट करेंगे लास्टली हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने बॉडी को वर्टिकली घुमाया तो हर पॉइंट पे स्पीड अलग होगी, और उसका मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक जबरदस्त वाला शॉर्टकट देने वाला हूं। राइट बच्चों, थैंक यू सो मच। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, सर्कुलर मोशन का क्रैश कोर्स का लेक्चर 2 लेके आए हैं आज हम। और इस लेक्चर में क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर सवाल कराइए ज्यादा, कॉन्सेप्ट कम कराइए, आज सिर्फ आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जब सेंट्रीपिटल के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा होता है, तब नेट एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उतना सा कॉन्सेप्ट सिखा के 5 मिनट की थ्योरी सिखा के आज आपको 10 शानदार सवाल कराने वाला हूं, जिसको करके आपको मजा आ जाएगा सर्कुलर मोशन के सवाल। चलिए, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है।
अब ऐसे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ, सॉरी डायरेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, यानी स्पीड भी बदलेगी। तो ऐसे केस में एक नया एक्सेलरेशन एक्ट करता है विच इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सिंस आप ऑलरेडी जानते थे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर था, तो वो वर्क डन नहीं कर सकता था, वो पावर इंपार्ट नहीं कर सकता था, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकता था। बट अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, आप स्कूटी चला रहे हैं, सर्कुलर टर्न आने पे ब्रेक लगा रहे हैं, तो आपकी स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, तो ऐसे केस में एक नया एक्सेलरेशन आता है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, विच इज अलोंग दी टेंजेंट, और वो उसको हक है वेलोसिटी को कम या ज्यादा करने का मैग्नीट्यूड में। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिए बच्चों। तो एक सर्कुलर मोशन था यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें एक ही एक्सेलरेशन था टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या आप नॉर्मल एक्सेलरेशन कह सकते हैं या रेडियल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। इट इज अलोंग द रेडियस, नॉर्मल बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर। v को हम r ओमेगा से डिनोट करते हैं और ये आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर r। तो याद रखिए सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होता है मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच मे बी mv स्क्वायर बाय r ऑल्सो एंड mr ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो। याद रखिएगा बच्चों, इसमें हम बहुत तगड़े सवाल खेलने वाले हैं आज। देखिए, अब अगर स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम, स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग, स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग, अगर स्पीड भी बदल रही है, तो देखिए ये बात याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ये हक नहीं है कि वो स्पीड को बदल पाए, क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, उसके द्वारा किया हुआ वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी भी समय पर स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, तो एक एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग भी एक्ट करता है, और फॉर्मूला क्या होता है इसका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाय dt। अब अगर हमें किसी भी समय पर नेट एक्सेलरेशन निकालना है, तो नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, और नेट एक्सेलरेशन होता है अंडर रूट में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। कभी भी किसी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में मूव करने वाले पार्टिकल पे एक्ट करने वाला फोर्स पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना होगा, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट, फिर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आपका वही है v स्क्वायर बाय आर, उसका स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप अपना डेरिवेटिव करके निकालिएगा dv बाई dt, उसका स्क्वायर। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन क्या एंगल बनाएगा? ये देखिए इस टाइप पे क्वेश्चन नीट 2016 में भी आया हुआ है, और इससे पहले और इसके बाद में बहुत सवाल आए हुए हैं। तो यहाँ पर tan थीटा अगर आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो होगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ से आप थीटा निकाल लीजिएगा। राइट बच्चों, तो ऐसा केस कब है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा ही बदलती है सर्कुलर पाथ में, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी एक्ट करेगा जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड भी बदल रही होगी। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट था आज की वीडियो में। अब हम जबरदस्त सवाल शुरू करते हैं बच्चों। अभी बच्चों थोड़ी सी वीडियो की लेंथ छोटी होती है, इस वीक अगले नेक्स्ट वीक से आई होप कि वो वीडियो की लेंथ हम थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। चलिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सुपर लेवल सवाल से शुरू किया है, आगे जाके सवाल थोड़े आसान भी हैं, बट ये सवाल अपने आप में सुपर लेवल है। काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में as स्क्वायर है, s वो आर्क है, आर्क की लेंथ है, वो डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया है, कैपिटल A इज सम कांस्टेंट। पूछा क्या है? इसका नेट एक्सेलरेशन बताइए। देखिए, मुझे दो चीजों की आवश्यकता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर नहीं होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो खुद ब खुद जीरो आएगा, मुझे उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को आप हमेशा हाफ mv स्क्वायर लिख के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है विच इज as स्क्वायर, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आती है 2as स्क्वायर बाई m। हम सब जानते हैं सर्कुलर पाथ की रेडियस को आप r मान लीजिए यहाँ पर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका v स्क्वायर बाय रेडियस होता है, यानी ये होता है 2as स्क्वायर बाय mr। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया।
अब जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका आ चुका है, अब आपको नेक्स्ट आवश्यकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है। तो कर दीजिए ना, वेलोसिटी निकालिए, ये क्या आएगा अंडर रूट में 2a/m इंटू एस, डिफरेंशिएट करिए। वेलोसिटी का डेरिवेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये आएगा अंडर रूट में 2a/m और s का डेरिवेटिव ds/dt और ds/dt इज वेलोसिटी। तो चलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में थोड़ा सा और घुमाव आता है। तो चलिए अब आगे करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा आ चुका है, वो क्या है देखिए, ds/dt फिर से वेलोसिटी है बच्चों, तो अंडर रूट 2a/m फिर से वेलोसिटी की जगह पुट करिए, फिर से ds/dt वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की वैल्यू फिर से पुट करिए। मैंने क्या किया है, मैंने एक स्टेप और लिखता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया अंडर रूट में 2a/m, ds/dt को हम वेलोसिटी बोलते हैं प्यार से, तो लिख दिया मैंने 2a/m इंटू एस, रूट से रूट ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2as/m आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बच्चों। अब अगर आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो देखिए थोड़ी सी मेहनत खुद करिएगा, ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट। अगर आपसे नेट फोर्स पूछा जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको मास से मल्टीप्लाई करने का कष्ट करिएगा। मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, बहुत ही शानदार सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। काइनेटिक एनर्जी ना, ये काइनेटिक एनर्जी से बहुत खेलते हैं सर्कुलर मोशन के चैप्टर के अंदर, तो प्लीज़ नोट करिए बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। आ गया फिर से सवाल, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, रेडियस 20 मीटर है, जो ये आर्क लेंथ है किसी भी समय पर वो दे रखी है t³ + 5, यानी वही दे रखा है डिस्टेंस। क्या पूछा गया है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन बता दीजिए। कब बता दीजिए, t = 2 सेकेंड्स पे। कोई बात नहीं, अब देखिए ds/dt निकालते हैं, यहाँ पर 3t² आने वाला है, इसको दुनिया वेलोसिटी बोलती है। ये वेलोसिटी आ गई आपकी 3t²। वेलोसिटी का डेरिवेटिव आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जो कि आया 6t। ठीक है, अब आपको टाइम दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, टाइम 2 सेकेंड पे निकालिए, तो टाइम को 2 सेकेंड पुट करिए, 6 × 2 12 मीटर/सेकेंड² टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। चलिए अब आपको v²/r भी तो निकालना है, v तो आप निकाल चुके थे 3t²। ठीक है, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड है, तो वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी क्या है, 3 × 2 का स्क्वायर यानी फिर से 12, तो वेलोसिटी 12 मीटर/सेकेंड है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, वो है v²/रेडियस, यानी 12 का स्क्वायर अपॉन रेडियस है यहाँ पर 20। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन निकालना है और वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट। राइट बच्चों, थोड़ी मेहनत आपको खुद करनी है। ओके, तो देखिए क्या था, एस दे रखा था, डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आई, वेलोसिटी डिफरेंशिएट की, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया। टाइम 2 सेकेंड क्वेश्चन में गिवन था, तो 6 और 2 मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया। अब वेलोसिटी v²/r करने पे सेंट्रीपिटल आने वाला है, दोनों का रिजल्टेंट ही तो पूछा था, एक्सेलरेशन पूछा था, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट वो नेट एक्सेलरेशन ही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बड़ा आसान सा और बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए एक टेबल पे ना एक छोटा सा मास स्मॉल m बहुत तेजी से घूम रहा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पर, पार्टिकल ऑफ मास m is rotating in a horizontal circle of radius r और attached to a hanging mass M। ठीक है, कह रहे हैं कितनी स्पीड से इस पार्टिकल को घुमाएं। देखिए टेबल पे घूम रहा है पार्टिकल, टेबल को आप फ्रिक्शनलेस मान लीजिए फिलहाल के लिए, टेबल पे घूम रहा है पार्टिकल v स्पीड से, है ना, वेलोसिटी बदल रही है। आपसे कह रहे हैं यहाँ टेबल में हल्का सा होल है, वहां से एक धागा लटक रहा है और ब्लॉक m हैंग कर रहा है। कह रहे हैं कितनी स्पीड से घुमाएं, किसको, स्मॉल m को, जिससे कि कैपिटल M अपनी जगह से हिले ही नहीं। तो देखिए कैपिटल M का अगर आप इक्विलिब्रियम चाहते हैं, क्वेश्चन में ये है, कैपिटल M का अगर आप इक्विलिब्रियम चाहते हैं तो धागे में इतनी टेंशन प्रोड्यूस कर दीजिए जो इस कैपिटल M के वेट को बैलेंस कर दे। हो गया बैलेंस, कैपिटल T तो mg के बराबर आ गया। अब यहां पर इस धागे में भी इतनी टेंशन होगी और ये जो टेंशन होगी ये स्मॉल m को सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो प्रोवाइड करेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के देखिए 2 फॉर्मूले हैं, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो जो भी नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर होता है वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखना होता है हमें। ठीक है, तो टेंशन देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² / r भी है और mr ω² भी है।
अब क्योंकि हमसे स्पीड पूछी है, एंगुलर स्पीड नहीं पूछी है, तो हम mv²/r पुट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो इस छोटे मास के लिए टेंशन सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है और सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होने वाला है। दोनों टी को इक्वेट करिए, यहां से हमारा कैपिटल mg ना mv²/r के बराबर आ रहा है और आप समझ रहे हैं कि v की वैल्यू क्या आ रही है, mg/r/m, राइट बच्चों। इस स्पीड से अगर ये छोटा या मास घूमेगा तो बड़ा वाला मास नीचे रेस्ट पे रहने वाला है, ठीक है बच्चों, राइट। प्लीज नोट करिए, ये इरेज कर रहा हूं, फिर हम नेक्स्ट सवाल करेंगे जो इससे थोड़ा सा हटके है, थोड़ा बेटर है। हटके तो नहीं, इसके टॉपिक इसके कॉन्सेप्ट पे है, बट आपको ज्यादा मजेदार लगेगा। ये प्योर नीट का सवाल करा रहा हूं आपको, प्योरली नीट के सवाल, जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा है। अगला सवाल भी मोर और लेस नीट लेवल ही है। तो देखिए जेईई मेंस में भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन की। अभी पिछले जो 2 पेपर हुए बहुत आसान थे जेईई मेंस के, तो ये पेपर फिलहाल के लिए क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए भी अच्छा ही है। मास m1 को रोटेट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी से, ऐसे टेबल से इधर एक वायर लटक रहा है, सच दैट m1 और m2 रेस्ट पे है, ठीक है। धागे की लेंथ आप मान लीजिए l है, ठीक है। चलिए अब यहां समझिए आप, इसके लिए टेंशन आप T1 मान लीजिए, तो धागा सेम है तो यहां भी टेंशन T1 मान लीजिए, और इस वाले धागे में आप टेंशन नीचे T2 मान लीजिए, और इसके लिए भी टेंशन T2 मान लीजिए। चलिए जी इक्विलिब्रियम खेलते हैं, ठीक है। मैं इसका m1g सेंटर से एक्ट करना चाहिए, मैं इधर बना दे रहा हूँ, डोंट माइंड। m1g इसके सेंटर की जगह मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ। तो सुनिए अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। आप चाहते हैं कि m2 ना हिले, m2 रेस्ट पे रहे, तो m2 तो तभी ना रेस्ट पे रहेगा जब T2 और m2g बराबर होंगे। तो करिए ना, T2 और m2g को बराबर कर दीजिए। उसके बाद आप चाहते हैं कि m1 भी रेस्ट पे रहे, तो m1 तो तब रेस्ट पे रहेगा ना जब T1 वेट और T2 दोनों के बराबर होगा। सही बात है, लेकिन T2 तो m2g के बराबर आ चुका है, तो T1 m1g प्लस m2g के बराबर होगा। बस अब सारा खेल T1 पे अटक गया है। T1 कहाँ है? ये है। अरे इस m1 को आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं ना सर्कल में, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है? सेंटर की तरफ नेट फोर्स, टेबल फ्रिक्शनलेस है क्योंकि टेबल पे आपको फ्रिक्शन अभी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स जो है वो T1 है। अब जो भी सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा, आखिर वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा घूमने के लिए m1 को, तो लिख दीजिए बट T1 ही तो घुमा रहा है m1 को। T1 इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर है बच्चों। L रेडियस हो गई और ओमेगा आप समझ गए, mr ओमेगा स्क्वायर भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। चलिए T1 की वैल्यू इधर पुट कर दीजिए अब, तो m1 L ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू m1 g प्लस m2g। क्या निकालना है हमें निकालना है m1 डिवाइडेड बाय m2, तो निकल गया m1 ओमेगा स्क्वायर L माइनस g इक्वल्स टू m2g। m1 बाय m2 आ गया यहाँ से, m1 बाय m2 यहाँ से आ गया g डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर L माइनस g। आई होप सबको क्लियर हुआ बच्चों। दिस वॉज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। देखिए इसका इक्विलिब्रियम और इसको जो टेंशन लग रही है सेंटर की तरफ, वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, राइट बच्चों, प्लीज नोट करिए। अब आ जाते हैं, अभी तक आप मामले को इक्विलिब्रियम में रख रहे थे, घुमा रहे थे ऊपर वाले ब्लॉक को, और नीचे हैंग करने वाला ब्लॉक आप चाहते थे इक्विलिब्रियम में हो। अभी बहुत तेजी से घुमा रहे हैं, बहुत तेजी से, जिससे कि नीचे वाला ब्लॉक ऊपर चला जाए। और अगर धीरे धीरे घुमाएंगे, रिक्वायर्ड स्पीड से धीरे घुमाएंगे, तो नीचे वाला ब्लॉक धीरे धीरे डिसेंड करेगा, और बहुत तेजी से घुमाएंगे तो ऊपर आने लगेगा। तो अभी देखिए कुछ ऐसा ही सवाल है। मास स्मॉल m इज गिवन इनिशियल एंगुलर स्पीड √4g, ठीक है। बहुत तेजी से घुमा रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता तेजी से या धीरे से, वो देखेंगे अभी। चलिए इसको घुमा रहे हैं, इसका ओमेगा गिवन है, राइट। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि काफी तेज है या काफी धीरे है, वो तो बाद में पता लगेगा, ठीक है। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 2m, ठीक है भैया। तो इसका मतलब इस धागे में टेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई होगी? अरे ये जो धागा होगा ना, इस धागे की जो टेंशन है, ये ही तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लीजिए। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है mr ओमेगा स्क्वायर। धागे की लेंथ 1 है, ओमेगा स्क्वायर √4g, स्क्वायर करेंगे तो 4g। टेंशन तो 4mg आ गई धागे में। अब वही जो होल से नीचे लटक रहा है धागा, उसमें भी 4mg होने वाली है यही। अब भैया टेंशन ज्यादा है,
हैंगिंग मास से के वेट से, हैंगिंग मास के वेट से, तो जाहिर सी बात है कि हैंगिंग मास ऊपर जाएगा। कितना एक्सेलरेशन से जाएगा वो चेक कर लेते हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि हैंगिंग मास तो ऊपर को भागेगा। अब कितने फोर्स से भागेगा, कितना एक्सेलरेशन से भागेगा, तो 2m के लिए देखिए, 2m के लिए 4mg ऊपर को, 2mg नीचे को, नेट फोर्स आ गया ऊपर को, ये बराबर होगा उसके मास इनटू उसके एक्सेलरेशन के। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया g, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, g इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप आपको समझ आया बच्चों, प्लीज नोट करेंगे। अगला सवाल, हाँ भाई ये बहुत नकली सवाल है, बहुत ही नकली। अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर मुश्किल पढ़ाया है, पिछले लेक्चर में कह रहे सर बहुत मुश्किल है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो मैंने कुछ आसान सवाल भी डाल दिए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आप सबको ही खुश रखना है। चलिए, अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है k नॉट। k नॉट क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। सर्कल की रेडियस r, कह रहे रेडियल फोर्स कितना है, रेडियल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना होता है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, mv स्क्वायर बाय, अरे भाई साहब बस mv स्क्वायर बाय r निकालना है। तो देखिए mv स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2k नॉट, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, तो ये आ गया 2k नॉट बाय r, ठीक है। दुनिया का सबसे नकली क्वेश्चन, दुनिया का सबसे नकली क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया बच्चों, वेरी वेरी इजी, नोट करेंगे प्लीज। चलिए देखिए, एक ना बहुत जबरदस्त चीज बताता हूं मैं आपको, बहुत जबरदस्त। काइनेटिक एनर्जी आपको 2t स्क्वायर गिवन है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज 2t स्क्वायर, और आपसे पूछ रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर बताइए। तो मेरी एक तो कॉन्सेप्चुअल बात याद रखिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के द्वारा जो डिलीवर्ड पावर है वो तो शून्य है। क्यों, क्योंकि भैया जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होगा ना, अरे जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की होगी वही तो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की भी होगी, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए यहां पर ये है हमारा टेंजेंशियल फोर्स, मास टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वेलोसिटी ना या तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है या उसके अपोजिट है। मान लेते हैं कि चलिए इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है ना, तो देखिए अब सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा तो पावर डिलीवर्ड जीरो है, क्योंकि F डॉट V जीरो है ना, तो जो भी पावर डिलीवर होती है वो सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा ही डिलीवर होती है ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा डिलीवर्ड पावर तो शून्य है। मैंने आपको बताया ही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई वर्क नहीं करता, कोई पावर नहीं देता, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता, याद रखिए आप ये बात, ठीक है। तो पावर सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स डिलीवर करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। अब एक बात बड़ी शानदार सी मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ऑल्दो मैं आपको यहां पर ऐसे बता सकता हूं सुपर डुपर शॉर्टकट के तौर पे, बट फिलहाल पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, फिर बताऊंगा। अगर आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपको किसी भी सवाल में, सर्कुलर मोशन के सवाल में यह बोल दिया जाए कि पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, वो तो बोलेंगे ही गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन का सवाल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ये है टाइम का फंक्शन 2t स्क्वायर, 4t क्यूब, 3t स्क्वायर, 8t क्यूब, t की पावर 4, वॉट एवर, कुछ भी दे रखी हो, सीधे काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट कर डालना। काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करते ही पावर मिल जाएगी आपको। देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव देखिए क्या आता है। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव देखिए, हाफ m v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, और टाइम के रिस्पेक्ट में किया इसलिए v का डेरिवेटिव dv बाई dt। 2 से 2 गायब कर दीजिए, आप 2 से 2 गायब कर दीजिए यहां पर। चलिए, तो mv और dv बाई dt होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्या होता है ये, पावर होती है। तो याद रखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है सिखाने की मेरे को। जब भी काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो ना आपको, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जब भी काइनेटिक एनर्जी सर्कुलर मोशन के अंदर गिवन हो, उसे बस और बस और बस डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान हो गया। तो देखिए इस सवाल में काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। देखिए टेक्निकली क्या करते हैं लोग, टेक्निकली बहुत मेहनत करते हैं लोग इसमें। हाफ mv स्क्वायर रखेंगे, हाफ mv स्क्वायर लिख लेंगे, हाफ mv स्क्वायर के बाद वहां से वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। फिर पावर के लिए फोर्स इंटू वेलोसिटी करेंगे, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी आएगा, वही जो मैं निकाल रहा हूं,
ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी है 2t²। आप सोचिए मत और काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी सर्कुलर मोशन में। t² का डेरिवेटिव 2t, टाइम बोला 2 सेकेंड, 2 × 2 × 2 8 यूनिट वॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, आपने वाट लगा दी, वैसे क्वेश्चन की यूनिट वॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, 2t², t² का डेरिवेटिव 2t, 4t आया, टाइम 2 सेकंड पे 8 वॉट, बात खत्म हो गई। काइनेटिक एनर्जी को अंधाधुंध डिफरेंशिएट कर दीजिए, पावर प्राप्त हो जानी है। राइट, लिखिए बच्चों, अगला सवाल करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रखा है, पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल। भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो दे रखा है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पावर डिलीवर नहीं करता है। तो पावर तो आपको जो निकालनी है ना डिलीवर्ड, एक्चुअली में वो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ही है। ठीक है, तो अब मैंने आपको सिखाया ऑलरेडी क्या करना है, कुछ मत करिए ना, आप सीधे ये करिए, आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से समहाउ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है k² RT², लेकिन ये तो v²/r होता है, तो ये हो गया k² RT², v² आ गया आपका k² R² T²। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी ½ mv²। मैंने आपको बताया ना सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव पावर देने वाला है, ½ m, v² क्या है आपका k² R² T²। अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो देखिए बहुत कुछ कांस्टेंट है, m/2 m k² R²/2 ना, स्पेक्टेटर्स हैं इन्हें बाहर रखिए, कांस्टेंट्स हैं। t² का डेरिवेटिव 2t, आ गया है ना आंसर, क्यों परेशान होना है, आ गया आंसर। ये है पावर डिलीवर्ड, ये है भैया m k² R² T। राइट बच्चों, क्लियर है, प्लीज नोट करेंगे आप। बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना ये, ना जाने कितना। चलिए अगला सवाल करते हैं। अरे स्प्रिंग अभी नहीं कराया वर्क एनर्जी पावर में, तो क्या फर्क पड़ता है, ये क्रैश कोर्स है, आप सब 12th पास आउट्स हैं या ऑलरेडी क्लास 12th में हैं। ठीक है, तो अब उनको स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला तो पता ही है कि kx होता है, बस, तो कोई बात नहीं, सर्कुलर मोशन और स्प्रिंग का मिश्रण करेंगे। भैया स्प्रिंग से एक बॉल बांध दी, बॉल का मास स्मॉल m था, स्प्रिंग कांस्टेंट था k, और घुमा डाला इसे दनादन सर्कुलर पाथ में। जाहिर सी बात है कि अगर आप इसे घुमाएंगे तो स्प्रिंग तो स्ट्रेच करेगा ही करेगा, स्प्रिंग तो स्ट्रेच होगा ही होगा। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L0 है, और जब आपने उसे घुमाना शुरू किया, तो स्प्रिंग की थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया स्प्रिंग में, ब्लॉक भी मोटा हो गया बच्चों बाई चांस। ठीक है, उसका साइज सेम ही है बॉल का, हाँ, डोंट माइंड। चलिए अब क्या है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग बता दीजिए, क्योंकि स्प्रिंग तो उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा ना जितना उसके अंदर एक्सटेंशन आएगा, उसको उसकी नेचुरल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। आपने उसे जितना नेचुरल लेंथ से ज्यादा खींचा या उसे जितना कंप्रेस किया है, उसके हिसाब से फोर्स एक्सर्ट करता है ना स्प्रिंग फोर्स। तो नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L0, न्यू लेंथ अभी स्प्रिंग की L मान लेते हैं, खिंची हुई लेंथ L है। स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितना आया बच्चों, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आया नई लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ माइनस करिए। अब ये स्प्रिंग तो अपने शेप को रिगेन करने के मूड में है, तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स kx लगाएगा। ठीक है, अब जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगता है, आखिर वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ठीक है, kx जो स्प्रिंग का फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, वो अब इस ब्लॉक को, जिसको हम ऐसे घुमा रहे हैं सर्कल में, स्प्रिंग से बांध करके ऐसे घुमा रहे हैं, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अच्छा ओमेगा की बात करी गई है, mr ओमेगा स्क्वायर। अब रेडियस क्या है, l, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। एक बार पढ़ लेते हैं डेटा क्या क्या है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L0, हाँ जी, बॉल को रोटेट करें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, हमने ओमेगा नॉट ही लिया है। ठीक है, घुमा रहे हैं। अब व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, जो नई लेंथ है ना L, वो पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो k L माइनस L0 इक्वल्स टू m L ओमेगा नॉट का स्क्वायर। भैया क्या चाहिए, L चाहिए, कोई बात नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए दूसरे रंग के पेन से लिखता हुआ मैं, k L माइनस m L ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू k L नॉट। यहाँ से L आया k L नॉट डिवाइडेड बाय k माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर। देखिए ऑप्शन तो मैच हो ही रहा होगा, कोई ना कोई हो गया बच्चों।
राइट। तो देखिए मासूम सवाल था, लेंदी नहीं था, आसान सवाल था, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात है, एक हटके सवाल था। स्प्रिंग और सर्कुलर मोशन का एक सिंपल मिश्रण किया हमने। चलिए एक और सवाल करेंगे अब हम। फिलहाल के लिए इस लेक्चर का 10वां सवाल लास्ट सवाल है। अभी मैंने आज के लेक्चर में थ्योरी डिस्कस नहीं करी है ज़्यादा। अगले लेक्चर में, जो अगला सर्कुलर मोशन का लेक्चर 1 घंटे के आसपास का होगा, जो कि कल मैं अपलोड करूंगा, और उसमें आपको मैं रोटेटिंग ड्रम, रोटेटिंग रिकॉर्ड प्लेयर, डेथवेल वाला कॉन्सेप्ट, और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बैंकिंग ऑफ रोड्स, राउंडिंग अ कर्व्ड रोड, और एक ब्लॉक को जब किसी हेमिस्फेरिकल सरफेस से छोड़ते हैं तो कब वो कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, इस तरह के सवाल कराऊंगा, राइट। उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अब देखिए क्या बोला है, बॉल इज रिलीज्ड। ओह रिलीज्ड, रिलीज्ड का मतलब होता है फ्रॉम रेस्ट, छोड़ा है उसे, फेंका नहीं है, फ्रॉम रेस्ट ऑन अ कॉनकेव सरफेस, दिख ही रहा है वो तो। इनिशियल नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? अरे ये क्या बात हुई, बहुत आसान है। नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा रहा है तो बता देंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल रिएक्शन बताना कौन सा बड़ी बात है। देखिए भैया, इस बॉल का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg का कुछ तो कंपोनेंट भी होता ही है, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये हो गया mg cos 60 डिग्री, mg cos 60 डिग्री। ये होता है नॉर्मल रिएक्शन, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। अब सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स एक्ट करता है उसी का काम होता है इस बॉल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे घूम रही है, सर्कुलर मोशन में है। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है? सेंटर की तरफ नेट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन अंदर mg cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2। ये सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है वो ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है r। लेकिन बोला है इनिशियल नॉर्मल रिएक्शन। ये इनिशियल क्यों बोल दिया? इनिशियल बोलने का मतलब है इनिशियली आपने जब उसे रेस्ट से छोड़ा है तो स्पीड 0 होगी, 0, तो बस फिर राइट हैंड साइड 0 हो गई। नॉर्मल रिएक्शन -mg/2, बच्चों राइट साइड 0, नॉर्मल रिएक्शन आ गया mg/2। देख लीजिए कितना आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल का बहुत ही मासूम सा सॉल्यूशन। ऑप्शन बी करेक्ट आता है बच्चों। आज छोटा सा लेक्चर था बच्चों, इसमें 10 अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हमने। नेक्स्ट में बची हुई सारी थ्योरी सर्कुलर मोशन की आपको मिल जाएगी एक ही बार में। थैंक यू सो मच बच्चों। बच्चों आज क्रैश कोर्स का सर्कुलर मोशन लेक्चर 3 लेके आए हैं आपके पास। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक, अगर डेथवेल या फिर ड्रम रोटेट कर रहा हो तो उसमें कोई पर्सन या कोई ब्लॉक कब तक उससे चिपका रहेगा। रिकॉर्ड प्लेयर पे रखा हुआ कॉइन, फनल रोटेट कर रही है, हेमिस्फेयर रोटेट कर रहा है, साइक्लिस्ट बेंड क्यों करता है सर्कुलर ट्रैक पे, एक लेवल कर्व्ड रोड पे आपको फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है सेफ वेलोसिटी के लिए, क्यों रोड्स की बैंकिंग करी जाती है, और बहुत प्रिसाइजली फिर थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोटेटिंग ड्रम या फिर रोटेटिंग रिकॉर्ड प्लेयर, तो ध्यान दीजिए इसको डेथवेल भी बोलते हैं। मान लीजिए एक ड्रम रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एक ड्रम रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और इसके अंदर हम किसी ब्लॉक को रेस्ट पे रखना चाहते हैं, इस पे हम किसी ब्लॉक को रेस्ट पे रखना चाहते हैं, राइट। तो देखिए आपको साफ साफ पता है कि ब्लॉक का वेट mg जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है, और यहां पर फ्रिक्शन जो है वो ऊपर एक्ट करेगा, यहां पर फ्रिक्शन जो है वो ऊपर एक्ट करेगा, एंड फ्रिक्शन मस्ट बी स्टैटिक क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्लॉक नीचे ना गिरे। नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। आपको पता है सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स होता है वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो चलिए फिर यहां पर नॉर्मल रिएक्शन mr⍵² सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ब्लॉक को घूमने के लिए ड्रम के साथ, और आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। आप हमेशा याद रखेंगे फ्रिक्शन का फॉर्मूला μmg नहीं होता, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। अब आप अगर चाहते हैं ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे तो ऊपर एक्ट करने वाला फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर ले, तो μs mr⍵² इक्वल्स टू mg
यहाँ से कुछ कुछ गायब करते हैं, तो देखिए m से m गायब कर दिया, यहाँ से ओमेगा आ गया g/μs इंटू r अंडर रूट में। इतनी एंगुलर वेलोसिटी से अगर ड्रम रोटेट करेगा या इससे ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से अगर आप देख रहे हैं कि ड्रम रोटेट करेगा तो ब्लॉक इसके साथ चिपका रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अगर ड्रम के रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी इससे कम हो जाती है तो ब्लॉक नीचे स्लाइड करने लगेगा, और जब ब्लॉक नीचे स्लाइड करने लगेगा तब फ्रिक्शन काइनेटिक एक्ट करने लगेगा। ऐसी बातें हम लॉज ऑफ मोशन में कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों जल्दी से नोट करिए। तो ये था हमारा रोटेटिंग ड्रम का बेसिक कॉन्सेप्ट। रोटेटिंग ड्रम के बाद आता है हमारा रिकॉर्ड प्लेयर। तो हमने एक रिकॉर्ड प्लेयर लिया जो पहले ज़माने में चलते थे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। इससे कुछ दूरी पे एक कॉइन रखा है, कॉइन का मास है m। अब हम चाहते हैं कि ये कॉइन जो है वो रिकॉर्ड प्लेयर के साथ रोटेट करता रहे, तो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए कॉइन का वेट mg को डाउनवर्ड एक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स एक्ट करेगा, ठीक है। mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन mg इक्वेट करिए आप। अब कॉइन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स यानी फ्रिक्शन है जो अंदर की तरफ एक्ट करेगा। रिकॉर्ड प्लेयर पे कॉइन रखते ही कॉइन बाहर की तरफ स्लाइड करेगा, स्किड करेगा, फ्रिक्शन उसकी स्किडिंग को रोकेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन किसके बराबर है, यहाँ पर फ्रिक्शन बराबर है ऑब्वियसली, अगर हम चाहते हैं कि स्लाइड ना करे तो μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन के। अब आप चाहते हैं कि अगर कॉइन साथ में रोटेट करता रहे, तो अगर जितने बड़े सर्कल में कॉइन रोटेट कर रहा है उसकी रेडियस अगर r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का टास्क जो है वो इस केस में फ्रिक्शन को दिया गया है, क्योंकि नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे mr ओमेगा स्क्वायर, यानी यहाँ पर μs इंटू mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं, यहाँ पर जो ओमेगा है कॉइन को साथ में रोटेट करवाते रहने के लिए वो है μs इंटू g/r। ओमेगा जिससे कि कॉइन साथ में रोटेट करे वो है अंडर रूट μs g/r। अगर आप इससे ज़्यादा ओमेगा से रिकॉर्ड प्लेयर को घुमाते हैं तो उस पर अगर आप कॉइन को रखेंगे तो कॉइन स्किड करके बाहर चला जाएगा। इस ओमेगा तक कॉइन साथ में ही घूमने वाला है। राइट बच्चों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डेथ वेल और रिकॉर्ड प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मिलते जुलते से क्वेश्चंस हैं। राइट, चलिए प्लीज नोट करिए। अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रोटेटिंग फनल और रोटेटिंग हेमिस्फेयर। तो देखिए एक फनल को रोटेट करा देते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो एक देखिए फनल है, और रुकिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं फनल को, नहीं तो कष्ट होगा हमें समझने में। ये हमारा फनल है, एक फनल रोटेट कर रहा है, इसके अंदर कोई इंसेक्ट या कोई छोटा सा ब्लॉक हमें रेस्ट पे रखना है। फनल की रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रख लेते हैं। चलिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से फनल घूम रही है, ये वाला जो एंगल है वो है थीटा, परफेक्ट है। और ये ब्लॉक m है, और हम चाहते हैं कि ब्लॉक रेस्ट पे रहे, तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जाए फनल को। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, हम चाहते हैं कितनी एंगुलर वेलोसिटी से फनल को रोटेट करें कि ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे बच्चों। तो देखिए इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं। देखिए ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन ही तो है, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, परफेक्ट है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ रोटेटिंग फनल, ठीक है, अगर सपोज करिए एक धागे से हम किसी स्टोन को बांध के घुमाते हैं और स्टोन पे कोई चुटकू सा इंसेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर हमें स्टोन को घुमाना है ना, तो उसको घुमाने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर टेंशन प्रोवाइड करेगी। अब अगर आप इस एक्सिस पे एक ऑब्जर्वर मान लें, ठीक है, तो ये इंसेक्ट है, इस पे आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सूडो फोर्स एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब रोटेटिंग फनल में इस ब्लॉक पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करेगा m इंटू ए, ठीक है। अब इसका ये एंगल थीटा, ये वाला थीटा था,
ये एम जी कॉस थीटा था, दूसरा वाला एम जी साइन थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसको फिर से मैं जूम करके बनाता हूँ डायग्राम को, तो देखिए ये ब्लॉक का मास m, यहाँ नीचे एक mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा लग रहा है, और जो ma है ये एंगल थीटा है। यहाँ पर ma का जो कंपोनेंट है वो है ma cos थीटा अपवर्ड्स इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। ठीक है, देखिए बच्चों ना ये नीट 2018 में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। एक इंक्लाइन प्लेन था और एक इंक्लाइन प्लेन कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये मेरे चैनल पे आपको दिखेगा, हमने एक शो किया था एनडीटीवी पे। तो ये ब्लॉक है, ये एक्सेलरेटेड इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है। अब एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू हो कि ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे, दैट इज वेरी सिमिलर टू दैट। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए mg sin थीटा ब्लॉक को नीचे खींच रहा है और ma का एक कंपोनेंट ma cos थीटा इसको ऊपर लेके जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ब्लॉक स्लाइड ना करे, तो ऐसा तभी हो सकता है जब mg sin थीटा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ma cos थीटा जो ऊपर एक्ट कर रहा है दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में देखे गए हैं बच्चों। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी g tan थीटा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? एक्सेलरेशन यहाँ पर सेंट्रीपिटल है और वो होगा, आप समझ लीजिए ओमेगा स्क्वायर आर। आर यहाँ पर उस सर्कल की रेडियस लेनी है जिसमें ये घूम रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ एक्सेलरेशन आपका ओमेगा स्क्वायर, यहाँ एक्सेलरेशन आपका ओमेगा स्क्वायर आर जी टैन थीटा के बराबर आ गया। यहाँ से ओमेगा आपका अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा बाय जो भी उस समय का सर्कल है जिसमें वो ब्लॉक घूम रहा है उसकी रेडियस है। राइट बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर चलिए ठीक है ओमेगा निकल आया, ठीक है, तो इस ओमेगा पे अगर हम इतने ओमेगा से इस फनल को घुमाएंगे ना तो जो अंदर रखा हुआ ब्लॉक है वो नीचे स्लाइड नहीं करेगा बच्चों। राइट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लॉज ऑफ मोशन में करेंगे कि एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे। ठीक है, एक क्वेश्चन और होता है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इंक्लाइन प्लेन का। ऐसे क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक पुली है, एक ब्लॉक है, इधर एक ब्लॉक है। अब हम चाहते हैं कि स्मॉल एम स्लाइड ना करे, तो इस नीचे वाले ब्लॉक की क्या मास लें कि इतनी तेज खींचे कि स्मॉल एम वहीं का वहीं रह जाए, बड़े वाले इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में नीचे स्लाइड ना करे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए आगे क्या है हमारे पास, रोटेटिंग हेमिस्फेयर। बिल्कुल सिमिलर चीज़ है, रोटेटिंग फनल। रोटेटिंग हेमिस्फेयर में कुछ नहीं है, रादर हेमिस्फेयर ज़्यादा आसान है। देखिए क्वेश्चन अब करते हैं, एक हेमिस्फेयर रोटेट कर रहा है जी, और हेमिस्फेयर की रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। परफेक्ट। अब यहाँ से मान लीजिए एंगल अल्फा पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे। हम चाहते हैं ब्लॉक मस्ट रिमेन इन इक्विलिब्रियम या ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब आपसे पूछ रहे हैं, जरा बता दीजिए कि इसका फिर ओमेगा क्या होगा। ठीक है, ये स्मॉल आर, ये रेडियस कैपिटल आर। तो आपको ओमेगा बताना है। हेमिस्फेयर का सरफेस फ्रिक्शनलेस है, सो दैट ब्लॉक रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, सो दैट ब्लॉक रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, रिमेन्स आप कह सकते हैं, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम मत बोलिए, ब्लॉक रोटेट्स विद हेमिस्फेयर एंड डज नॉट स्लिप। स्लिप करके नीचे नहीं जा रहा, एक ही जगह पर चिपका हुआ है और ऐसे रोटेट कर रहा है साथ में, ऐसे नहीं जा रहा नीचे। ठीक है, एंड डज नॉट स्लिप, स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए अब आप, अब बेसिकली हेमिस्फेयर के नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है ना, तो दो चीज़ें चाहिए इसे। वो देखिए क्या क्या, चलिए ज़रा मैं क्वेश्चन वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों क्या होने वाला है यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है टुवर्ड्स दी सेंटर। यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन होगा टुवर्ड्स दी सेंटर, ये एंगल अल्फा मान लीजिए। अब नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बनाइए। चलिए मैं रेडियस को रब करता हूँ, आपको पता ही है रेडियस है ये। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होने वाले हैं, ये वाला कंपोनेंट है n cos अल्फा और ये वाला कंपोनेंट है n sin अल्फा। तो यहाँ पर n cos अल्फा mg को बैलेंस करेगा, यहाँ पर n cos अल्फा जो है वो mg को बैलेंस करेगा,
और एन साइन अल्फा जो है ना वो इस ब्लॉक को हेमिस्फेयर के अंदर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आगे देखिए, डिवाइड कर दीजिए। चलिए टैन अल्फा आ जाएगा, अगेन वही आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अच्छा, आर की वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पुट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये अल्फा है। इस ट्रायंगल में साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आप स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बाय साइन अल्फा पुट कर सकते हैं। तो टैन अल्फा होगा हमारा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। ठीक है, दोबारा से टैन को साइन बाय कॉस ही लिख दिया। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर बाय जी। देखिए साइन अल्फा से साइन अल्फा गायब करिए, खटाखट गायब करिए, तो यहाँ से अब ओमेगा आ गया। इस ओमेगा से जो भी ओमेगा आएगा, है ना, इस ओमेगा से अगर हेमिस्फीयर घूमेगा तो अंदर रखा हुआ ब्लॉक नीचे को स्लाइड नहीं करेगा, वहीं चिपक के घूमेगा हेमिस्फीयर के साथ। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, राइट बच्चों, इवन फॉर मेंस ऑल्सो। चलिए अब आगे देखते हैं एक और ऐसी चीज मिलती जुलती सी, जिसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम क्या है? देखिए सिंपल पेंडुलम तो आपको पता है ना, आपने बॉडी को इधर ले जाके छोड़ा और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, राइट। सिंपल पेंडुलम अलग चीज है। कोनिकल पेंडुलम क्या है? कोनिकल पेंडुलम हमारा सर्कुलर मोशन का पार्ट है। तो यहां पर आप जो धागा है उससे बॉब अटैच्ड है, ठीक है। अब इसमें ऐसे ऐसे ना ले जाके आपने ऐसे घुमा दिया, कोन बना दिया, ठीक है। तो आपने ऐसे इसको कोन बना दिया, ये कोन बन गया, परफेक्ट है। अब क्या है, मान लीजिए कि ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड है। करना क्या है इसमें, निकालना क्या है? बस इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल दीजिए, या तो ओमेगा, या फिर टाइम पीरियड निकाल दीजिए कि ऐसी कोनिकल पेंडुलम का पूरा सर्कल बनाने का समय कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है। तो देखिए धागे में टेंशन T, या एंगल थीटा, ऑल्टरनेट थीटा, टेंशन का एक कंपोनेंट T cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट T sin थीटा। इस वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r मान लीजिए आप, ठीक है। धागे की लेंथ L मान लीजिए, सिमेट्री है, ये भी थीटा ले लीजिए। तो आपको पता है कि T cos थीटा यहाँ पर mg को बैलेंस करेगा, और जो भी सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगेगा उसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है, वो बराबर होगा mr ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पर T sin थीटा को आप T cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, और देखिए क्या आने वाला है, ये आने वाला है mr ओमेगा स्क्वायर बाय mg। टेंशन से टेंशन उड़ा दीजिए, और आपको पता है कि हम m से m भी उड़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी जानते हैं इस ट्रायंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। तो स्मॉल r की जगह बच्चों मैं कैपिटल L साइन थीटा पुट करने वाला हूँ। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू L साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय जी। साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा दीजिए, यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया जी बाय एल कॉस थीटा। ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा, और टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाहें ऐसी कोनिकल पेंडुलम का, तो उसका फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा होता है, क्योंकि वन कंप्लीट सर्कल में 2 पाई एंगल सबटेंड होता है। एंगल बाय एंगुलर वेलोसिटी इज टाइम पीरियड, है ना। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने ओमेगा निकाला, हमने टेंशन का एक कंपोनेंट ये बोला कि जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, और टी कॉस थीटा विल बैलेंस दी वेट डेफिनेटली, राइट बच्चों, प्लीज नोट करेंगे। चलिए, कोनिकल पेंडुलम के बाद आ रही है कहानी बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की। तो होता क्या है, किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, और उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। अब अगर साइक्लिस्ट सीधा खड़ा रहता है तो उसको सेंटर की तरफ सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते वक्त सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं मिलेगा, या फिर उसे फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो वो अपनी फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस खत्म करने के लिए वो क्या करता है, वो बेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हम फ्रंट व्यू बनाते हैं साइकिलिस्ट का। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये साइकिल हो गई, ठीक है। चलिए, हम साइकिलिस्ट बनाते ही नहीं है। साइकिलिस्ट जैसा भी होगा, जहाँ भी होगा, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर साइकिल पे साइकिलिस्ट होगा, चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं,
प्लीज़ डोंट माइंड ना बच्चों, मेरी राइटिंग बहुत खराब, ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर साइकिलिस्ट जो है उसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। साइकिल टेढ़ा होने की वजह से नॉर्मली एक्शन टेढ़ा हो जाएगा। तो अब साइकिलिस्ट अगर सीधा होता है तो mg डाउनवर्ड, नॉर्मल एक्शन ऊपर। सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी मुश्किल है, लेकिन वो टेढ़ा होने से अपने नॉर्मल एक्शन को टेढ़ा कर लेता है। उससे फायदा क्या होता है, नॉर्मल एक्शन का एक कंपोनेंट उसके वेट को बैलेंस करने लगता है और नॉर्मल एक्शन का दूसरा कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए काम आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा ले लेते हैं तो रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट r cos थीटा हो जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट r sin थीटा हो जाएगा। और देखिए जो r cos थीटा है ना, जो r cos थीटा है वो mg को बैलेंस करेगा। r का देखिए साइक्लिस्ट का वेट बैलेंस होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा जो भी सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर r sin थीटा जो है वो आपका mv स्क्वायर बाय स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, उसके बराबर होगा। दोनों को डिवाइड करते हैं तो tan थीटा v स्क्वायर बाय rg होगा। v वो स्पीड है जिससे साइक्लिस्ट चल रहा है, स्मॉल r रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक जिस पे वो घूम रहा है, और थीटा आप समझ गए हैं कि कितने एंगल से उसे बेंड होना पड़ेगा जिससे कि वो अपने आप को मोड़ सके बिना गिरे और v स्पीड से साइकिल चलाते चलाते। राइट बच्चों, ठीक है। अब देखिए साइकिलिस्ट तो बेंड हो रहा है, गाड़ी को तो बेंड नहीं कर सकते। तो अगर कोई फ्लैट रोड है और उस पर सर्कुलर टर्न लेना है गाड़ी को, तो उसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड अब हम देखने वाले हैं वो अवश्य फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट होगी, क्योंकि गाड़ी तो मोड़ नहीं सकते आप, है ना, फिल्मों की तरह तो कर नहीं सकते एक टायर पे गाड़ी आ गई, ठीक है। हर रोज ऐसे कलाबाजी खाएंगे तो फिर रोड पे एक्सीडेंट की गिनती नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम पहला देखने वाले हैं राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। एक फ्लैट रोड है, उस पर चक्कर काटना है, घूमना है गाड़ी को, तो वो जो है उसके लिए सेफ वेलोसिटी क्या हो सकती है, राइट। तो देखिए, तो मान लीजिए कि एक सर्कुलर ट्रैक है, हमारा अगला टॉपिक है ये वाला राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। तो एक लेवल कर्व्ड रोड है, फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड पे गाड़ी चल रही है और हम चाहते हैं कि वो गाड़ी के टायर घिसे नहीं, स्किड ना करे गाड़ी, स्लिप ना हो गाड़ी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए चलिए गाड़ी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गाड़ी के दोनों टायर्स, वैसे तो 4 होते हैं, मैंने 2 बनाए हैं, ठीक है। N1 और N2 नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट करने हैं, ठीक है। 4 बनाना थोड़ा मुश्किल होता है डायग्राम में, राइट। अब दोनों रिएक्शंस मिलके गाड़ी के वेट को बैलेंस करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये बात हम जानते हैं। नॉर्मल रिएक्शन दोनों मिलके वेट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। एक तरफ मोटा आदमी, एक तरफ पतला आदमी है, तो हो सकता है कि नॉर्मल रिएक्शंस अलग अलग है। इनफैक्ट फ्लैट रोड पे चल रहा है तो नॉर्मल रिएक्शंस फिर भी सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर ट्रैक सर्कुलर है, फ्लैट रोड मतलब स्ट्रेट रोड है अगर, तो नॉर्मल रिएक्शंस इक्वल हो सकते हैं। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब मोटू और पतलू आदमी अगर बैठे हैं तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर बराबर वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर बराबर लोग जा रहे हैं, उतना ही वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नॉर्मल रिएक्शंस इक्वल एक्सपेक्ट करिए। लेकिन अगर गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे जाती है ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शंस भी इक्वल नहीं होते। ये नॉर्मल रिएक्शन कौन सा ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, मैं आपको रोटेशन चैप्टर में जब टॉर्क पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए क्या है, अभी आप ये समझ लीजिए कि गाड़ी के, लेकिन एक चीज आपको बता दूंगा, गाड़ी के दोनों टायर्स के बीच की दूरी 2a मान लीजिए और जमीन से सेंटर ऑफ हाइट की हाइट आप h मान लीजिए, राइट। सर्कुलर ट्रैक की रेडियस आप स्मॉल r मान लीजिए, राइट। अब देखिए गाड़ी को अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना है ना, तो उसे एक फोर्स की आवश्यकता है, और वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन बनना तो आप भूल जाइए, ठीक है। तो गाड़ी के इस वाले टायर पे आप यहां पर एक फ्रिक्शन लगा दीजिए F1 सेंटर की तरफ। गाड़ी एकदम से जब सर्कुलर ट्रैक पे एंटर करती है तो गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करती है, फ्रिक्शन उसकी स्किडिंग को रोकते हैं, ठीक है। तो एक फ्रिक्शन अंदर की तरफ, यहां पर भी एक फ्रिक्शन बनाते हैं हम, देखिए F2, ये भी अंदर की तरफ। अब दोनों फोर्सेस जो सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है। तो मुद्दे की बात अब यह है कि जो फ्रिक्शन है दोनों, ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से लगेगा। तो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जरूर से सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा। v वो गाड़ी की स्पीड है जिससे गाड़ी चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता है, इक्वल तक चलेगा। अगर फ्रिक्शन, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू
जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है उससे कम है तो गाड़ी स्लिप करेगी, स्किड करेगी, टायर घिसेंगे, गिर भी सकती है पुल से, अगर पुल है तो, राइट। तो फ्रिक्शन हो गया यहाँ पर म्यू एस इंटू N1 उसके लिए और N2 उसके लिए, दोनों N1 प्लस N2 मैंने साथ में डाल दिए, म्यू एस N1 म्यू एस N2 mv स्क्वायर बाय आर। N1 प्लस N2 mg के बराबर है, म्यू एस इंटू एम जी इज लेस देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से m से m गायब कर दीजिए, यहाँ से आप m से m गायब कर दीजिए, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आने वाली है वो आने वाली है लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, आप इससे ज़्यादा वेलोसिटी से गाड़ी को नहीं चला सकते। कलेश ये है यहाँ पर अब बहुत बड़ा कि ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है टू अवॉइड स्किडिंग, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी टू अवॉइड स्किडिंग, गाड़ी का टायर घिसे नहीं, टू अवॉइड स्किडिंग, गाड़ी का टायर घिसे नहीं, ठीक है, गाड़ी स्किड ना करे, स्लिप ना करे, ठीक है। अब ये बात है कि यहाँ एक दिक्कत ये हो गई है कि ये जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है सर्कुलर ट्रैक की रेडियस पे डिपेंडेंट है, वो तो चलिए हमने जो रोड बना दी वो बदलने नहीं वाली है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि वो एक ही वैल्यू रखेगा, ठीक है। अब म्यू एस जो है, म्यू एस वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। अगर आपने रोड पे ऑयल गिर गया, कोई स्लिपरी सब्सटेंस गिर गया, बारिश हो गई, रेनफॉल हो गया, तो उस केस में अगर म्यू एस खत्म हो गया या बहुत कम फ्रिक्शन हो गया तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। आप हर रोज एक फ्लाईओवर से अपने घर जाते थे और आप मजे मजे में तेजी से गाड़ी सर्कुलर फ्लाईओवर पे चढ़ाते थे ऐसे, और एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश की वजह से उस फ्लाईओवर पे समहाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई, तो उस दिन मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कम थी। बट आप नहीं या कोई भी पर्सन मान लीजिए बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी स्किड करेगी और ऐसे केस में गाड़ी के भिड़ने के चांसेस ज्यादा है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या करें फिर, तो अब हम डिपेंडेंस फ्रिक्शन पे कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपनी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी को फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट ना बनाएं, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त फ्रिक्शन की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। गाड़ी के टायर, गाड़ी के टेक्सचर पे भी फ्रिक्शन कुछ हद तक डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सर्फेसिस पे भी डिपेंड करता है म्यू एस। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अब साइक्लिस्ट ने क्या किया था, साइक्लिस्ट तो बेंड हो गया था, है ना, देखिए बना हुआ है साइक्लिस्ट, क्या, हाँ नहीं बना हुआ, साइक्लिस्ट तो बेंड हो गया था, है ना। अगर साइक्लिस्ट बेंड हो गया था, गाड़ी बेंड नहीं हो सकती, तो क्या हुआ, हम रोड को ही बेंड कर देते हैं, जिसे हम बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं, राइट। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, एक और चीज देख लीजिए यहाँ पर, अगर हमें बोला जाए कितनी स्पीड से चला सकते हैं कि गाड़ी की ओवरटर्निंग ना हो, तो वो मैक्सिमम स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ GRA/H। याद रखिए, अभी हमने ड्राइव नहीं किया, विल ड्राइव इन रोटेशनल मोशन, और नहीं भी करेंगे ड्राइव, क्रैश कोर्स में क्या फर्क पड़ता है। तो ये आप समझ गए, 2a है, हाइट h क्या है, सेंटर ऑफ मास की हाइट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है। तो इतनी वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पे गाड़ी फिर ओवरटर्न कर जाती है, पलट जाती है, ठीक है। तो आप बहुत तेजी से चलाएंगे तो पलटने का भी सीन है और स्किड करने का भी सीन है। तो चलिए, अब हम चाहते हैं कि ये स्किडिंग अवॉइड करी जाए, और स्किडिंग अवॉइड करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि रोड पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, है ना, एक लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता और बढ़ा के फायदा भी नहीं है, राइट। तो और अब फ्रिक्शन कभी किसी समय घट जाएगा तो कलेश हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए अब हम रोड्स की बैंकिंग करने वाले हैं। चलिए, फिर अगला टॉपिक है बच्चों हमारा बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या है, देखिए, जो सर्कुलर ट्रैक है ना, उसकी ऐसे थोड़ा सा लेवल रेज कर देते हैं, उतना भी नहीं कि 30 डिग्री कर दिया, 2-4-5 डिग्री से भी काम हो जाता है। तो रोड्स की बैंकिंग कर देते हैं। अब क्या होता है, अब जो भी गाड़ी आ रही है ना, उसको मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी के लिए सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका भी उस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो गया है। भैया, अगर नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो गया है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन का अब एक कॉम्पोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में मदद करेगा। तो देखिए, रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट ये थीटा, r cos थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट r sin थीटा। परफेक्ट है। गाड़ी ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे, देखिए इंक्लाइन प्लेन नहीं, यूं नीचे नहीं आ रही गाड़ी समझिएगा, ये सर्कुलर ट्रैक कुछ इस तरह से है ना, ऐसे, ये कुछ ऐसा ट्रैक है, ठीक है, गाड़ी इस पे ऐसे चल रही है आगे, ऐसे नहीं है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है, ऐसे चल रही है गाड़ी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर गाड़ी जब ऐसे जाएगी ना ट्रैक पे, तो गाड़ी बाहर को स्किड करती है, तो फ्रिक्शन यहां पर नीचे को लगता है, ठीक है, यहां फ्रिक्शन नीचे को है। फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है वो है ये वाला F cos थीटा,
और एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। mg को प्लीज़ मत भूलिएगा, mg तो है ही, mg तो है ही, ये रहा mg। ठीक है, तो अब हम इसके लिए अगर इक्वेशंस लिखें तो वो क्या बनती है, r cos थीटा को काम दिया गया है फ्रिक्शन f साइन थीटा और mg को बैलेंस करने का, प्लस mg को बैलेंस करने का, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहे हैं उन्होंने अभी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है। तो r साइन थीटा और f cos थीटा दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय स्मॉल r। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, फ्रिक्शन को म्यू इनटू रिएक्शन लिखते हैं और थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सेफ वेलोसिटी आती है अंडर रूट ऑफ, डेरिवेशन स्किप कर दी मैंने क्रैश कोर्स के अंदर, अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। कई बार आपको थीटा निकालने के लिए भी दे सकते हैं, कितना लेवल रेज्ड है, रोड की विड्थ कितनी है, वो सब आप कर लेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कहीं पर फ्रिक्शन भी समाप्त हो गया, फ्रिक्शन गायब हो गया, तो भी आप गाड़ी चला सकते हैं इस वेलोसिटी से। लेकिन अगर पिछले वाले केस में लेवल कर्व्ड रोड में अगर म्यू एस 0 होता है तो सेफ वेलोसिटी 0 होती है, गाड़ी चल ही नहीं सकती। बट यहाँ पर फ्रिक्शन खत्म होने पे भी गाड़ी इस वेलोसिटी से चल सकती है। राइट बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है बच्चों, नोट करिए प्लीज। अब आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखिए डेरिवेशन पार्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का नहीं करने वाले हैं, बट मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कन्वेंशनली क्या होता है, एक धागे से एक बॉल अटैच्ड होती है। बॉल को हमें एक मिनिमम वेलोसिटी देनी होती है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, जिससे कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल बन पाए। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कारण यह है कि क्योंकि अब एक ही लेवल पे नहीं घूम रहा है, लेवल अलग अलग है, रेफरेंस लेवल ग्राउंड से हाइट बदल रही है, तो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बदल रही होगी। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए एक बार हम कन्वेंशनल फॉर्मूले याद कर लेते हैं। और ये हेडिंग को थोड़ा साइड पहुंचा देते हैं, कोई बात नहीं, हमारा कुछ सर्कल का टुकड़ा भी चला गया है, वापस आ जाएगा। ओ, बहुत आलसी हो गया हूं मैं, छोड़िए दोबारा बना लेते हैं। तो देखिए अब क्या है, ये पॉइंट ए मान लीजिए, पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। हम कंडीशन कर रहे हैं जस्ट लूपिंग द लूप, कि फ्लिक किया, कितनी स्पीड दी कि पूरा सर्कल जस्ट कंप्लीट कर पाए। तो √5gr वेलोसिटी चाहिए होती है। वेलोसिटी 2 के फैक्टर से रूट के अंदर कम होती है, यहां पर √3gr चाहिए होती है, फिर 2 और कम हो जाती है। यहां पर मिनिमम वेलोसिटी √gr चाहिए होती है। अगर इससे कम है तो सर्कल नहीं बनने का। राइट, फिर से बढ़ जाती है, दोबारा आते आते ग्रेविटी फिर सपोर्ट करता है, √3gr, फिर यहां पर √5gr। ये पॉइंट पे जो टेंशन है वो होती है 6 mg, जस्ट लूपिंग दी कंडीशन बोल रहा हूं। 3 फैक्टर से कम होती है, यहां पर होती है 3 mg, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन जरा सी 0 से ज्यादा, लिमिटिंग केस 0 लेके चलते हैं, डी पे फिर से उतनी बढ़ जाती है 3 mg। राइट बच्चों, अब अगर कल को सवाल ये आता है कि हमने कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी लोअर मोस्ट पॉइंट पे कि वर्टिकल सर्कल पूरा बन जाए, तो उसका आंसर है √5gr। अब अगर आपको कभी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए, एक आपको जबरदस्त फॉर्मूला बता रहा हूं, जबरदस्त वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन का शानदार फॉर्मूला है। अगर कल को यही क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ए पॉइंट पे वेलोसिटी और टेंशन कितनी है, कंडीशन वही है जस्ट लूपिंग द लूप वाली, क्योंकि नीट में देखिए ऐसा बहुत रेयर हो सकता है, रेयर क्या नहीं हो सकता फिलहाल के पिछले साल के पेपर को देखते हुए, कि आपको ऐसा केस दे दें कि लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है या कुछ और हो रही है। तो देखिए √5gr स्पीड दी आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, अब आपसे कह रहे हैं ए पॉइंट पे जाके ना स्पीड और टेंशन बता दीजिए कितनी होगी। लूपिंग द लूप वाला केस तो है, लेकिन किसी भी जनरल पॉइंट पे स्पीड और टेंशन बता दीजिए। तो देखिए कॉन्सेप्चुअली क्या करना होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है। टेंशन तो वर्क करता नहीं है, क्योंकि टेंशन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है,
तो दूसरा फोर्स कौन रह गया, ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रेजेंस में मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमें, ठीक है। तो यहां पर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट और कोई भी ये पॉइंट मान लीजिए है, बॉटम मोस्ट को ए लिखा था, इसको ई लिख लेते हैं चलिए। तो अगर हमें ए और ई पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करेंगे तो यहां तक हाइट आर है और ये आर साइन थीटा हो जाएगी। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें धागे में टेंशन और सेंटर की तरफ नेट फोर्स निकालना है। जो भी सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा वो सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल रखना है। अब इतनी मेहनत अवॉइड करने के लिए मैंने आपको एक सुपर शॉर्टकट सिखाना है, सुपर शॉर्टकट। अब वो सुपर शॉर्टकट क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी आर 3 - 2 साइन थीटा। ये तभी है जब जस्ट लूपिंग द लूप वाली कंडीशन है और टेंशन है 3mg 1 - साइन थीटा। देख लीजिए अगर यहां पर बी पॉइंट पे देखिए तो यहां थीटा 0 है, तो पुट करिए साइन 0 0 अंडर रूट 3gr और 3mg इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा 90 है, थीटा 90 पे 3 - 2 हो जाएगा, रूट जी आर आ जाएगा और टेंशन डेफिनेटली 0 हो रही है। तो ये टेंशन और वेलोसिटी का सुपर शॉर्टकट फॉर्मूला है। जिस भी पॉइंट पे जस्ट कंप्लीटिंग दी वर्टिकल सर्कल वाला केस पूछा जाए, किस भी केस अगर किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी और टेंशन पूछी जाएगी, थीटा धुआंधार पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए अब देखिए केस क्या है, का सिंपल से केस करते हैं। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। एक इंक्लाइन प्लेन की हाइट h है, ब्लॉक को आपने स्लाइड किया और आप चाहते हैं कि वो वर्टिकल सर्कल बना ले पूरा, तो हाइट कितनी होनी चाहिए इंक्लाइन प्लेन की। हाँ तो कोई बात नहीं, हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे mgh, ए पे काइनेटिक एनर्जी 0, बी पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ m vb स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी हाफ m vb स्क्वायर, पोटेंशियल 0। हमने इसी को रेफरेंस लेवल मान लिया है, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल mgh, काइनेटिक 0, यहाँ पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ m vb स्क्वायर। लेकिन आप चाहते हैं कि वर्टिकल सर्कल जस्ट बन जाए, तो वर्टिकल सर्कल जस्ट बनाने के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड रूट 5gr ली जाती है। तो यहां से हाइट आ जाएगी आपकी 5r डिवाइडेड बाई 2। यहां से हाइट क्या आने वाली है बच्चों, यहां से हाइट आने वाली है आपकी 5r डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए इसका एक और वेरिएंट देखिए, अच्छा लगेगा आपको। नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से अच्छा है। मैं रब कर रहा हूं ये वाला आंसर एक बार। अब देखिए क्या है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक। यहां पर आपने एक ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ा है। क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ दिया। अब वो सर्कल बना रहा है नहीं बना रहा, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट ये आर हाइट पे किसी इंस्टेंट पे पहुंचता है, तब उस समय पर आपसे पूछ रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन कितना एग्जर्ट होगा ट्रैक पे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा एंड ओनली फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज द नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि mg तो डाउनवर्ड होगा तो mg का कोई कंपोनेंट, mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं आ सकता, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है बी पॉइंट पे सिर्फ वो ही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। बस अब मुझे करना क्या है, बी पॉइंट पे स्पीड निकालनी है। क्या वो मैं निकाल सकता हूं? अरे भैया ट्रैक फ्रिक्शनलेस है क्या? अब फ्रिक्शन मेंशन नहीं है तो फ्रिक्शनलेस ही है, ठीक है। और इस ट्रैक पे अब हम मैकेनिकल एनर्जी को शानदार तरीके से कंजर्व कर देते हैं। तो पोटेंशियल mg इंटू हाइट 2r, काइनेटिक ए पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे पोटेंशियल है भाई है mgr, काइनेटिक निकालनी है हाफ m vb का स्क्वायर। तो ये mgr आ गया, mgr इज इक्वल टू m vb स्क्वायर। 2 इधर ले आइए, अब गायब करिए कुछ m vb स्क्वायर की जगह आप लिख लीजिए यहां पर सीधे सीधे m vb स्क्वायर की वैल्यू लिख लीजिए 2mgr डिवाइडेड बाय r। तो बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन 2mg होने वाला है। हमने देखिए, आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन के किसी भी सवाल में 2 बातें याद रखिए। पहली बात, मैकेनिकल एनर्जी को धुआंधार कंजर्व कर दीजिएगा, मैकेनिकल एनर्जी को धुआंधार कंजर्व कर दीजिएगा। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने के बाद में आपको स्पीड मिल जानी है। और अगर आपको एक बार स्पीड मिल जाए तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको
फोर्सेस निकालने के लिए सेंटर की तरफ नेट फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखना है, चाहे वो केस टेंशन का हो और चाहे वो केस नॉर्मल रिएक्शन का हो बच्चों, राइट। नोट करिए बच्चों एक बार। देखिए बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ना एक और सवाल देख लेते हैं। यहां पर अब की बार हाइट 3r से ब्लॉक को रिलीज किया है, फिर से नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहे हैं, बट अब की बार पहले यहां पूछा था, अभी यहां पूछ रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करा रहे हैं हमसे, दैट इज फाइन। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके स्पीड निकालिए, और उसके बाद आपको अगर नॉर्मल रिएक्शन या फिर धागे वाले क्वेश्चन में टेंशन निकालनी है तो फोर्स को रिजॉल्व करके नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखिए। दो ही कॉन्सेप्ट लगते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करिए। देखिए अगर ये रेडियस r है तो ये वाली हाइट r sin थीटा यानी r sin 30 r/2 होने वाली है, और ये हाइट r होने वाली है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करिए। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 3r होगी, यहाँ काइनेटिक शून्य है, और यहाँ पर काइनेटिक निकालनी है हाफ mva², बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg इंटू हाइट जमीन से r प्लस r/2 3r/2 है, परफेक्ट है। 3r में से 3r/2 माइनस करिए तो वही आने वाला है mg इंटू 3r/2, और ये प्राप्त हो गया आपको mva² डिवाइडेड बाई 2। चलिए 2 से 2 गायब कर दीजिए, ठीक है, mva² आ गया है। अरे भैया mva² निकाल लिया हमने, वक्त आने पे यूज भी करेंगे। चलिए सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन हो गया, सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, परफेक्ट है। mg ये रहा है mg, r/2 को जरा मैं हटा दे रहा हूं। अब mg का कंपोनेंट देखिए क्या होगा, ये 30 है, ये 60 होगा, तो ये mg का कंपोनेंट होगा mg cos 60 और ये होगा mg sin 60, राइट। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है क्या, हाँ है, और mg का भी कोई कंपोनेंट है, बिल्कुल है। कौन सा कंपोनेंट, ये 60 डिग्री है, ये mg है, तो mg cos 60 mg sin 60, तो mg cos 60 डिग्री नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर है। नॉर्मल रिएक्शन mg का कंपोनेंट, नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर है, उन्हें काम करना है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का, mva²/r, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन Na mg cos 60 डिग्री mg/2 है, mva² की वैल्यू मुझे पता है और आपको भी पता है, mva² है हमारा 3mgr डिवाइडेड बाय r। यहाँ से ए पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन निकल गया है बच्चों। आई होप अब आप सॉल्व कर लेंगे। r से r उड़ाइए, 3mg से mg/2 उड़ाइए, आंसर 5/2 mg आने वाला है। आंसर आने वाला है 5/2 mg, 2.5 mg के बराबर आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हुआ बच्चों। mg ये 30, ये 90, ये 60, mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला mg sin थीटा। तो सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसे ही काम दिया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। कोई भी बॉडी अगर एक स्फेरिकल सरफेस पे रोल कर रही है तो वो कॉन्टैक्ट लीव कब करती है, तो देखिए इसके भी कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक क्वेश्चन होता है, हेमिस्फेरिकल सरफेस है, रेडियस r है, इसका मैं आपको बस एक सुपर शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिराइव नहीं कराऊंगा। इसका मास m है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 0 है, या कुछ भी हो सकती है, तो आपको पता है आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस थीटा पे ये ब्लॉक लीव करेगा कॉन्टैक्ट। तो टेक्निकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ओरली कैसे सॉल्व होगा। सुनिए, सबसे पहले इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। जमीन से इसकी हाइट r है और इसकी हाइट r cos थीटा हो जाएगी, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट पॉइंट A मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट पॉइंट B, ठीक है। फिर यहां पर आप नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर निकालिए, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखिए, ठीक है। ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव कर रहा है तो उस समय पर नॉर्मल रिएक्शन को 0 पुट कर दीजिएगा। बस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स से आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। उसमें आप नॉर्मल रिएक्शन को 0 पुट करेंगे। कॉन्टैक्ट लीव करने का मतलब है ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन, और ब्लॉक इस जगह पर लीव कर देगा कॉन्टैक्ट। देखिए अभी फिलहाल मैं आपको, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो ये मेहनत नहीं कराता, क्योंकि इसका मुझे कुछ फॉर्मूला पता है शॉर्टकट। मान लीजिए कि कभी आपको ये √x rg दिया जाता है, r इज द रेडियस, आपको बोला जाता है कि इसकी इनिशियल स्पीड ब्लॉक की √x rg है, तो याद रखिएगा ये ब्लॉक ना कॉन्टैक्ट लीव करता है जब cos थीटा x + 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है।
मतलब अब आप केस देखिए। अच्छा याद रखिए कि x यहां पर 1 से छोटा होना चाहिए, x यहां पर 1 से छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने इनिशियली वेलोसिटी 0 ली है, आपने इनिशियली 0 वेलोसिटी ली है, u 0 है, x 0 है, तो ब्लॉक कॉन्टैक्ट कब लीव करेगा? ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव करेगा x प्लस एक्स इज 0 cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे, cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव करेगा। अगर आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी दे दी तो देखिए फॉर्मूला फेल हो जाएगा ना, क्योंकि cos थीटा 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। और अगर आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली तब होगा क्या? तो होगा ये कि ये ब्लॉक ऐसे भाग जाएगा यहीं से ही, और यहीं से सीधे पैराबोला चला जाएगा, और यहीं से सीधे पैराबोलिक पाथ में चला जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस हो जाएगा, जिसकी रेंज और हाइट अब आप निकाल सकते हैं। रेंज होता था u√2h/g, हाइट कैपिटल R हो जाएगी। आई होप आप समझ रहे हैं बच्चों। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर एंड सिंपल क्वेश्चन, बट इसका मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट बना दिया है, एक फॉर्मूला बना दिया है। राइट बच्चों, चलिए तो थैंक यू सो मच बच्चों। सर्कुलर मोशन यहाँ पर एक बार को खत्म करते हैं। कुछ छोटे मोटे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के और टॉपिक्स हैं, वो वर्क एनर्जी पावर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है लॉज ऑफ मोशन का, कनेक्टेड मोशन पे, जिसमें एक ही लेक्चर में आपको 20 कनेक्टेड मोशन या 20 पुली प्रॉब्लम्स कराऊंगा। राइट बच्चों, थैंक यू।